हर फैसला तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। तो साइंस आप देख सकते हैं, जीके जीएस एमपी जीके ये सब, लेकिन कोर है मैथ रीजनिंग कोर है सर। तो कोर अपने को बना के चलना है, जो सबका है वो हमें भी आना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, दूसरी चीज होती है फिजिकल। अभी फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ रहे हैं। तो इस व्यक्ति ने मतलब इतना फिजिकल की अच्छी तैयारी करी है कि सुबह दोपहर शाम तीनों समय पे दौड़ कर देखा है, अच्छी टाइमिंग लाई है। तो एक फिजिकल का भी है, तो फिजिकल कैसे तैयार करें? हाई जंप और लॉन्ग जंप जो होता है उसके लिए आप पैर में करते हैं, तो पैर में जब जंप लेते हैं तो अपना सिन पेन होता है। तो उसके लिए कि आप रेगुलर रनिंग करेंगे, आप ज्यादा जर्क नहीं देंगे, तो आपका धीरे धीरे पीछे वाली मसल्स जो होती है, काफ मसल, वो मजबूत हो जाएगी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए करनी चाहिए? पहला तो अपना ओटीपी किसी को बताना नहीं है, और अनजान व्यक्ति को हमारा फोन देना नहीं है किसी भी चीज के लिए, और हमारा ऑटो डाउनलोड बंद हो। जैसे व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा आते हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। एक कहानी है आज मेरे दोस्त कार्तिक पटेल की, जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा, और संघर्ष के देखने के साथ उन्होंने उस संघर्ष में गवर्नमेंट एग्जाम्स की, कई एग्जाम्स की तैयारी करी, जिसमें एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, एमपी एसआई क्षमा चाहता हूँ, एमपी कांस्टेबल और इस प्रकार के अन्य पेपर थे, और उन्होंने उनमें सफलता भी पाई। और वर्तमान में ये गोविंदपुरा थाने में साइबर जो डिपार्टमेंट होता है उसमें पदस्थ हैं, सिपाही या कांस्टेबल के रूप में, और मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। आज हम इनकी कहानी से जानेंगे कि हमें कौन कौन सी हमारे जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं, जिनको हम पार पा सकते हैं और इनके जैसे सफल बन सकते हैं। तो नमस्कार कार्तिक भाई, कैसे हैं? भाई बहुत अच्छा, मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, उस पर मेरे लिए कोई शब्द कह दीजिए। ये हमारे बचपन के मित्र हैं आयुष भाई, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है। मतलब कई बार डिमोटिवेट वगैरह हो जाते थे, तो इनसे चीजें डिस्कस करके इन्होंने बताया कि इन्होंने हमें कोरोना काल में भी पढ़ाया है कि जब हम बहुत डिप्रेस हो चुके थे, चीजें गड़बड़ चल रही थी, उसके बाद इन्होंने हमें हमारी बहुत मदद करी। एमपी इन्होंने हमें कोरोना काल में ही पढ़ना सिखाया कि कैसे क्या पढ़ना है, मैपिंग कैसे करनी है, वो सब इनसे सीखा हूँ। अच्छा, देखा, सुन रहे हो आप, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। चलिए, ये सब मजाक की बातें रही। तो कार्तिक के बारे में बता रहा था, वर्तमान में गोविंदपुरा थाने में पदस्थ हैं। कार्तिक, आप एक बता दीजिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना, कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, और इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं, उनको कैसे क्रैक किया है, और वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं वर्तमान में थाना गोविंदपुरा में पदस्थ हूँ, जो एक भोपाल में है। मैंने इसके पहले एमपी कांस्टेबल दिया, उसके पहले यूपीएसआई दिया। यूपीएसआई मेरा मेन फोकस था पहले, क्योंकि यूपीएसआई के लिए मैं अच्छे से तैयारी कर रहा था। उसके बाद यूपीएसआई के जस्ट बाद मेरा एसएसबी था, एसएससी जीडी था, उसके जस्ट बाद मेरा कांस्टेबल था। तो मैं सिर्फ यूपीएसआई के लिए ही पढ़ रहा था। मैंने 4-5 महीने उसमें दिया, उसमें मेरे अच्छे नंबर भी आए थे। फिर कुछ टाइम बाद जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा कुछ नंबर से नहीं हुआ था। उस समय मेरे को बहुत डिप्रेस हुआ था, उस समय बहुत तबीयत खराब हो गई थी। आयुष भाई ने हमको फिर बहुत सपोर्ट किया। उसके थोड़े दिन बाद मेरा एमपी कांस्टेबल निकला, जिसमें फाइनली मैं अभी वर्तमान में भोपाल में पदस्थ हूँ। चलिए, तो यहाँ पर हम उन दोस्तों को बताना चाहते हैं कि अगर जीवन में आपकी कठिनाइयां आए तो हारना नहीं है, डरना नहीं है, आपको अपनी चीजें आगे बढ़ानी है, और एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसमें एक ये है कि कार्तिक, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, परंतु आपके घर की स्थिति कैसी थी? क्योंकि आप एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, मुझे पता है। तो आप एक घर की स्थिति का बताइए कि घर की स्थिति कैसी थी, उसमें तैयारी में आपको कौन कौन सी परेशानियां देखनी पड़ी? मेरी घर की स्थिति बहुत सामान्य थी। मेरे पिताजी टेलरिंग का जॉब करते हैं, टेलरिंग का व्यवसाय है हमारा। तो उसमें बहुत सालों से वो चीज़ें हैं, मतलब इतना ज़्यादा हमको भी सपोर्ट लगता था कि हम भी उसमें जाके सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे भैया भी सपोर्ट करते हैं। तो एक समय हमें लगा कि हमको उनको चीज़ों को करना चाहिए। हम इतना नहीं कर पा रहे थे, पर मम्मी का ये सोचता कि मतलब जो सारी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब करते आ रहे हैं, इसको ब्रेक करना है। तो मम्मी का सोचना था कि दोनों भाई हम पढ़ें और गवर्नमेंट जॉब लें। इसके लिए फाइनेंशियली भी दिक्कत जाएंगी। कई बार लाइब्रेरी हम लोग ज्वाइन किए थे, तो कई बार लगता है ये लाइब्रेरी कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, लाइब्रेरी कंटिन्यू करने के लिए, पढ़ाई के लिए, नोट्स के लिए, हर चीज़ों से मेरे सारे दोस्त हैं, उन लोगों ने बहुत मेरी मदद करी। हाँ, ऐसी भी चीज़ कई बार होती थी, कई बार सोचते थे कि यार हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ कठिनाई पैसे की तरफ से जाएगी, क्योंकि सोचता था कि छोटा भाई भी कर रहा है तो वो कंटिन्यू करते रहे, उसको ब्रेक ना हो। ऐसा सोचने में आता था कि यार छोटा भाई आगे बढ़ जाए, अपन कैसे भी कर लेंगे करके। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो चीजें हमें लगती है ना कि सबका जीवन पूरा है। तो कार्तिक, आप समझ ही सकते हैं कि अभावों में ही चीजें, मतलब हम बन पाए हैं उन चीजों को लेकर। तो एक चीज ये है कि मतलब आप अभाव आपको कमजोर नहीं बनाते, आपको स्ट्रांग बनाते हैं। शायद मेरे ख्याल से उस संघर्ष के दौरान आपने जो सीखा है वो आज तक आपको काम कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल आयुष भाई, बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरा दोस्तों का। और किसी ने मुझे कहा था कि मतलब कोई एक कोर्स है जहाँ मैंने सुना था कि आप मुझे आपके 4 दोस्त बता दो, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। तो मेरे सारे दोस्त बहुत बढ़िया हैं, सिद्धू भाई हैं, आयुष भाई हैं, हर्षित भाई हैं। इन लोगों ने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है।
पढ़ाई में भी ऐसा नोट्स इनके पास बहुत ज़्यादा थे, ये पीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो फिजिक्स वगैरह है या फिर बायो वगैरह है, जो आकार वाकार के नोट्स होते हैं उनसे मैंने पढ़ा हुआ है। इन्होंने मुझे उसमें पढ़ाया हुआ है कैसे क्या पढ़ना है, जिसमें मुझे बायो में और केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत जाती थी, तो इन्होंने मुझे पढ़ाया उस चीज़ की। चलिए अब हम आ जाते हैं, ये हमारी सामान्य बातें हुई, अब एग्जाम पे आते हैं हम सीधा। अभी वर्तमान में कांस्टेबल के एग्जाम लगातार भर्तियां हैं, इसके बाद भी हमारे सुनने में आ रहा है कि इसके बाद 8000 भर्तियां और आएंगी अभी इस वर्तमान भर्ती के बाद। तो एक चीज ये होती है, तो सबसे पहले तो जो पहला प्रश्न पत्र होता है वो 100 नंबर का होता है, तो उसमें हमें किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तो अभी तक देखा गया कि मैथ्स और रीजनिंग सबसे ज्यादा वेटेज इसका कांस्टेबल में इसी चीजों का है, तो हमें मैथ्स रीजनिंग जो सबका स्ट्रांग है वो हमारा भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रांग किसी का नहीं है वो तो फिर किसी का नहीं है, उसमें अपन को पढ़ना है। पर इसमें जैसे 60-65 के नंबर के अप्रॉक्स मैथ्स रीजनिंग आती है, तो हमें कोशिश करना है कि इसमें कम से कम हमारे नंबर कटे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। तो हमको मैथ्स पे सारे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि व्यापम के जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी जैसे पैटर्न पे नहीं आते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2013 में आए थे और हमारे टाइम पे जब आए, जैसे कि यदि तो वाले क्वेश्चन जो थे वो उसके पहले हमने कभी देखे नहीं थे, हमारे टाइम पे आए, फिर हम लोगों ने वो चीज पढ़ी और वो मेरे टाइम पे 4 क्वेश्चन वही आए थे। तो यहाँ पर एग्जाम की बात ये है कि आप मैथ रीजनिंग स्ट्रांग कीजिए, 60 to 65 नंबर का हाँ, वेटेज होता है बाकी 100 तो में से। फिर बाकी जैसे कि अभी ट्रेंड चलता है, जैसे कि अभी पेपर्स में साइंस का ट्रेंड चल रहा है, तो वो साइंस आप देख सकते हैं, जीके जीएस एमपी जीके ये सब, लेकिन कोर है मैथ रीजनिंग कोर है सर। तो कोर अपने को बना के चलना है, जो सबका है वो हमें भी आना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज होती है फिजिकल। अभी फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो मैं जिन लोगों को जानता हूं उसमें सबसे अच्छे फिजिकल वाले लोगों में से एक है कार्तिक पटेल, जिनका नाम है, और जिससे आदित्य तिवारी, इससे पहले मैंने आपके सामने जो बात आदित्य तिवारी जी से की थी, तो उसमें उन्होंने एक आदमी का नाम लिया था कि जो दौड़ दौड़ के पागल हो गया था, वो ये पागल आदमी। तो इस व्यक्ति ने मतलब इतना फिजिकल की अच्छी तैयारी करी है कि सुबह दोपहर शाम तीनों समय पे दौड़ कर देखा है, अच्छी टाइमिंग लाई है, तो एक फिजिकल का भी है। तो फिजिकल कैसे तैयार करें? फिजिकल तो पहले तो अभी टाइम है, जिनका नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ। मैंने ऐसा ट्राई किया था कि मैं आर्मी का भी दे रहा था, यूपीएसआई के लिए भी तैयारी कर रहा था, तो फिजिकल एक कंटिन्यूटी बनाना है कि हमको नॉर्मल ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन दौड़ेंगे, 2 महीने दौड़ेंगे, दौड़ना हो जाएगा, क्योंकि पहले हमारा पैर सही रखाना चाहिए। कैसे फिजिकल तैयार करना है, उसके लिए हमें डाइट पे भी ध्यान देना है, टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई पे फोकस रखना है। उसके साथ अब जब फिजिकल तैयार करेंगे तो रनिंग के लिए तो हमको एक्सरसाइज भी करनी है, और जैसे कि आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो एक दिन आपको गैप रखना है, संडे को ज्यादा से ज्यादा दौड़ना है। जैसे मैं 5 किलोमीटर दौड़ता था और एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देता था, क्योंकि जब तक आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होगी, आपकी मसल्स उस चीज के लिए तैयार नहीं होंगी, तो आप ज्यादा लंबा नहीं दौड़ पाएंगे। जैसे कि 100 मीटर 200 मीटर सीपीओ के लिए मैं दौड़ा था, तो 1600 मीटर के लिए 6 मिनट मिलता है, तो उसको भी आपकी स्टेमिना बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आप लॉन्ग रनिंग करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। लॉन्ग रनिंग करिए, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 1600 मीटर है तो केवल 1600 मीटर दौड़े। प्रैक्टिस हमें 16 मतलब 3000 मीटर 4000 मीटर 5000 मीटर तक की, मतलब 5 किलोमीटर तक की प्रैक्टिस में लाना चाहिए। तो एक तो स्टेमिना की बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई है कि एक एकेडमी की बात होती है। बहुत सारी फिजिकल एकेडमीज हैं अलग अलग, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, तो एकेडमीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे कि लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं वैसे एकेडमी ज्वाइन करते हैं। जैसे कि हम दौड़ रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं, तो कई बार डिमोटिवेट होते हैं कि हम लोग दौड़ नहीं पा रहे, अकेले दौड़ रहे हैं तो ज्यादा देर नहीं दौड़ पा रहे हैं, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। जैसे कि हमारे साथ राजेंद्र भाई थे, उन्होंने मुझे दौड़ना सिखाया कि कैसे दौड़ना है। फिर एक अंकित रनर करके, उनसे मैंने वीडियो देख के सीखा है कि एक्सरसाइज कैसे करनी है, पैर कैसा रखना चाहिए। लॉन्ग रनिंग करने के लिए कोई ना कोई साथ होना चाहिए, आप नहीं तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप थोड़ी देर दौड़ेंगे नहीं हो पाएगा, जब आप नहीं होगा कोई आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा। तो एकेडमी आपका सपोर्ट करती है कि 10 लोग दौड़ रहे हैं तो दौड़ना है, सबको एक साथ कराना है। हमारे टाइम पे भी एकेडमी स्टार्ट हुई थी पहली बार जब होशंगाबाद में, योगी भाई कराते थे, हम लोग उनके साथ करते भी थे और हमारा भी अकेला करते थे। जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह करना है, ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा करते थे हम लोग। ठीक है, तो इसमें एक रणनीति होती है, ये तो दौड़ के लिए आपने बताया। इसमें एक बहुत सारी चीज है जिसपे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं, शॉर्ट पुट या गोला फेंक, क्योंकि अब नंबर है, क्योंकि चूंकि शॉर्ट पुट में हम कम मेहनत में ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो एक शॉर्ट पुट के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे टाइम पे तो उसमें नंबर वगैरह नहीं हुआ करते थे, 19 फीट शायद फेंकना पड़ता था। शॉर्ट पुट के लिए जैसे सिद्धू भाई ने बताया था कि बॉडी की अपर बॉडी की एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। आपका शोल्डर जब मजबूत होगा तो आप ज्यादा दूर तक फेंक पाएंगे। आपके हाथ में ताकत ज्यादा होना चाहिए जब आप ज्यादा दूर फेंक पाएंगे। हाई जंप और लॉन्ग जंप जो होता है उसके लिए आप पैर में करते हैं, तो पैर में जब जंप लेते हैं तो अपना सिन पेन होता है, तो उसके लिए कि आप रेगुलर रनिंग करेंगे, आप ज्यादा जर्क नहीं देंगे, तो आपका धीरे धीरे पीछे वाली मसल्स जो होती है, काफ मसल, वो मजबूत हो जाएगी और आप अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज्यादा फिट तक आप कूद पाएंगे।
तो ये है एक फिजिकल की रणनीति, ये है कि धीरे धीरे स्टेमिना डेवलप करिए और धीरे धीरे चीजें करेंगे तो आपके मसल्स उस प्रकार से मसल मेमोरी बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं। कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। जैसे पढ़ाई करते हैं, रेगुलर पढ़ाई करनी है, तो वैसी रनिंग करना है तो आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। 4 दिन जाएंगे फिर नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। दोहा भी है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब कि धीरे धीरे आपको लगे रहना है, एक ना एक दिन तो आपका टाइम आएगा। तो ये रही एक हमारी उसकी बात कि हम कैसे संघर्षों से निकले। और वो अब वर्तमान में साइबर में पदस्थ हैं, साइबर डिपार्टमेंट में, पुलिस के साइबर डिपार्टमेंट में या साइबर सेल में। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के साइबर अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी ये साइबर में पदस्थ हैं, तो ऐसे कौन से अभी नए प्रकार के साइबर अपराध आ गए हैं जिससे कि लोगों को इस प्रकार से हानि पहुंचाई जा रही है? जैसे कि अभी आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट, जो कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको डराया जाता है, कई बार वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, उसमें पुलिस की वर्दी में कोई बंदा बैठा रहता है, तो आपको बोलता है आपके साथ ऐसा कर लिया, आपके बच्चों को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, और आपके पैसे वैसे मांगते हैं और आप दे भी देते हैं। और एक चीज आ रही है, एक आपके पता नहीं चलता है और आपका फोन दूसरे के कंट्रोल में आ जाता है। वो आपकी गलती से होता है, क्योंकि आपके मोबाइल में जब तक आप खुद किसी चीज को एक्सेस नहीं देंगे तक नहीं हो सकता है। रिमोट लॉगिन कर लेते हैं। सर, क्लोन हो जाता है, फोन क्लोन हो जाता है। उसके लिए एपीके फाइल वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं गलती से, या फोटो वगैरह का जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई हमें कोई अननोन फाइल भेज रहा है, तो हमें वो डाउनलोड नहीं करना है। ऑटो डाउनलोड अपन को बंद करके रखना है, ऑटो डाउनलोड व्हाट्सएप में बंद करके रखना है। तो एक ये हो रहा है, फोन क्लोनिंग हो रही है, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। और जैसे कि मैंने सुना है कि स्कैम्स नए प्रकार के आ रहे हैं, कोई आपके घर डिलीवरी वाला भी स्कैम हो रहा है। एक डिलीवरी वाला अपन एक सुना था कि वो उसने डिलीवरी किया, पेमेंट किया और 12 मिनट में फ्लिपकार्ट वाले के यहाँ डिलीवर्ड हो गया था। तो उसमें जो फ्लिपकार्ट वाले ही शायद इन्वॉल्व हो सकता है, वो अभी चल रही है प्रोसेस, अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ। वो और इसमें एक चीज ये भी है साइबर अपराधों में कि लोग आपसे फोन कॉल करने के लिए मांगते हैं। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। सर, वो आपने बिल्कुल सही किया है। फोन कॉल करते हैं, जैसे कि फोन कॉल करने के लिए किसी ने लिया और उतने में जैसे कि कॉल फॉरवर्डिंग होता है, वैसे ही मैसेज फॉरवर्डिंग होता है। तो मैसेज अगर फॉरवर्ड होने लगा तो आपका जो मैसेज आएगा वो उसके नंबर पे फॉरवर्ड कर लेगा, जिससे कि आपके ओटीपी उस पे जाने, उसके मोबाइल नंबर पे जाएंगे, तो आपके बैंक खातों से एक्सेस ले लेगा वो, मतलब पैसा निकाल सकता है वो इजीली। तो वही है कि जैसे कि फोन फॉरवर्डिंग होती है, वैसे मैसेज फॉरवर्डिंग अपने नंबर पे कर सकता है। तो जितने भी ओटीपीज हैं फिर वो उसके नंबर पे जाएंगे। तो जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी लगाएंगे या वो आपके मोबाइल को डालकर ओटीपी लगाएगा, तो ओटीपी उसके पास जाएगा और वो उस तरीके से आपको पैसे वो कर लेगा। अब इसमें एक चीज होती है कि व्यक्ति जब उसके साथ साइबर अपराध हो जाता है तो वो कंप्लेंट कैसे करे? अभी तो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 जो जारी किया 1930 करके, आपके साथ तुरंत होता है, आप तुरंत फोन लगा के एक साइबर कंप्लेंट कर सकते हैं। भोपाल में सारे थानों में एक साइबर डेस्क है, वहां जाके भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जो आपकी कंप्लेंट दर्ज करने का एक प्रूफ होता है कि हाँ, जिससे आप एक्सेस कर पाएंगे कि मेरी कंप्लेंट नंबर ये है, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, वो आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे बेहतरीन चीज बताई है उन्होंने, जो सरकार की तरफ से इसकी पहल की गई है 1930। जी। आपको कुछ भी नहीं आता है और आपके साथ आपको लगता है कि साइबर अपराध हो गया है, तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके, मतलब सामान्य व्यक्ति को वेबसाइट का इतना नॉलेज नहीं होता तो कॉल करके तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। जहां तक हम बात कर रहे थे साइबर अपराधों की, तो साइबर अपराधों में एक चीज कॉमन है बहुत ज्यादा, मोबाइल थेफ्ट, मतलब मोबाइल चोरी हो जाता है। तो आप कैसे उसको ट्रेस करते हैं और कैसे पकड़ पाते हैं? क्योंकि मोबाइल जैसी चीज है, उसको पूरा लोग कहते हैं कि पूरा खोल कर अलग अलग पार्ट करके बेच देते हैं लोग। आयुष जी, ऐसा है कि अगर खोल के अगर सेल कर देगा तो एक तरीके का हम उसको नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जब तक फोन अगर चोरी होने के बाद अगर चालू नहीं होगा तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उसमें कौन सी सिम लगी है। जैसे कि अगर मेरा फोन अगर चोरी होता है तो अगर चोर चोरी करने के बाद सारा डाटा डिलीट कर सकता है, उसके बाद सिम निकाल के फेंक सकता है। तो CIR पोर्टल है जिसपे हम जाके कंप्लेंट दर्ज करते हैं। उसके बाद अगर अगली नेक्स्ट सिम कोई भी लगती है तो उसका मोबाइल नंबर CIR पोर्टल पे आ जाता है। उसके लिए आप थानों में जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी मोबाइल चोरी होने के बाद CIR पोर्टल होता है जो नॉर्मल व्यक्ति भी एक्सेस कर सकता है उस पर और कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। CIF पोर्टल पे हम अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो फोन कहाँ एक्टिवेटेड है। जी, कभी भी अगर फोन ऑन होगा तो उसमें एक मोबाइल नंबर जो भी लगेगा, उसका मोबाइल नंबर थाने पे जब आता है, मतलब थाने का पोर्टल है, वो ट्रेसेबिलिटी जब निकालते हैं तो उसमें आपकी कंप्लेंट नंबर के सामने वो CIR पोर्टल पे दिख जाता है कि ये वाला मोबाइल नंबर इसमें डला था, और ये भी पता चलता है कि वो किस नाम पर है और किस जिले का है, किस स्टेट का है। अच्छा, तो मतलब जैसे भी कहीं नई सिम डाली जाएगी उसमें हम उसको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका IMEI नंबर ब्लॉक हो चुका होता है।
अच्छा, उस पोर्टल पे जाके तो ब्लॉक करने का एक्सेस पुलिस के पास होता है, पुलिस के पास भी होता है, और जो जिसके साथ चोरी हुई वो भी कर सकता है। वो ऐसा कर हाँ, सकता पर है। उसके लिए उसको अपने आधार कार्ड वगैरह लगाने पड़ेंगे, IMEI नंबर भी उसमें दर्ज करना पड़ेगा, सारी डिटेल भरनी पड़ती है। अच्छा, तो स्वयं के द्वारा भी ये चीजें की जा सकती है। तो एक ये मोबाइल थेफ्ट की बात हो गई, इस प्रकार से हम चीजों को लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी क्या है कि हम मोबाइल चोरी होने से कैसे बचाएं? एक तो मोबाइल चोरी होने से ऐसा है कि हमको देख के चलाना है, क्योंकि बाइकर्स वगैरह स्नैच कर लेते हैं हमारे फोन में। जैसे कि आजकल तो लोकेशन वाली चीज भी हो गई, जैसे सैमसंग का फोन है वो देता है, आईफोन देता है कि उसमें लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। आपका जब फोन होता है तो फोन में जब लॉक होता है, लॉक खोले बिना ना उसका एरोप्लेन मोड पर डाल सकते हैं, ना किसी और तरीके से डालें, मतलब बंद करने की कोई चांस नहीं होना चाहिए, पावर ऑफ करने का कोई चांस नहीं होना जब तक आपका पासवर्ड नहीं लगे उसमें। ऐसा आप कर लें, क्योंकि आजकल के नए मोबाइल में ऐसे फंक्शन आ चुके हैं। मतलब आप ऐसे फंक्शंस को आप सेटिंग में सेटिंग में ऑन कर सकते हैं कि आप पावर ऑफ नहीं हो बिना पासवर्ड जी जी। ठीक है। तो एक चीज ये है फोन थेफ्ट। फोन थेफ्ट तो ऐसा है कि अधिकतर स्नेचर्स होते हैं, बाइक स्नेचर, तो सुनसान जगह पे कान में फोन लगा के बात ना करें, तो इस प्रकार की चीजें हम कर सकते हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये होती है कि साइबर फ्रॉड में सबसे ज्यादा वो होता है कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फाइनेंशियल फ्रॉड जी। तो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उसमें, तो हमारे साथ जैसे कि हम जो एजेड लोग होते हैं उनसे OTP मांग लिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है, तो इस प्रकार में जब हमारे पैसे एक बार कट जाते हैं जी, तो क्या वो पैसे वापस आ सकते हैं? पैसे आने का चांस सर ये होता है कि हमने कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट होने के बाद हमारा जो NCCRP पोर्टल होता है वो अपने आप जिस जिस अकाउंट में आपके पैसे से मतलब आपके अकाउंट से जहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ है वो अपने आप ट्रेस करता है, और कोशिश होती है अपने आप जो सॉफ्टवेयर है वो उसको होल्ड कर देता है। अगर होल्ड हो जाता है तो उसकी डिटेल्स वगैरह मंगाई जाती है, किस अकाउंट में होल्ड है, और उसकी सारी डिटेल मंगा के कोर्ट के आदेश से वापस दिलाने की कोशिश की जाती है। मिल जाता है अधिकतर, मैंने वापस दिलाए हुए। आपने कितने तक का अमाउंट वापस दिलाया? वो अभी मैंने 2,60,000 के अप्रॉक्स में दिला चुका हूँ। तो देखिए कि फाइनेंशियल फ्रॉड है, अगर आप सही समय पे कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन उसमें समय भी मायने रखता है। जब अपने साथ फ्रॉड हुआ है तो कोशिश करिए कि आप 1 घंटे का जो बैरियर होता है कि आप उस समय में कंप्लेंट कर ही दें, आप सुबह की रास्ता ना देखें। अगर जैसे जैसे टाइम निकलेगा कि पल भर में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब जितना ज्यादा लेयर बनेगा, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, उतना ज्यादा पैसा होल्ड होने के चांस कम होते हैं, और विड्रॉल हो जाएगा तो फिर तो मुश्किल होता है। एक बार अगर सिस्टम में पैसा है तो हाँ, निकाला जा सकता है। यदि उन्होंने विड्रॉल कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाती है। सही बात है। और उनका भी फोकस यही रहता होगा कि हम विड्रॉल करने, क्योंकि जिनके अकाउंट में पैसा जाता है वो भी एक, जिसने पैसा निकाला वो ओरिजिनल व्यक्ति नहीं होता है, वो अकाउंट किसी ना किसी व्यक्ति फेक अकाउंट्स वगैरह होते हैं सर। तो उसमें ये है कि आप जितना जल्दी हो सके 1 घंटे का जो विंडो है जो बताया है कार्तिक भाई ने, तो उसमें आप कंप्लेंट करिए तो साइबर उससे बचिए। और इसमें कुछ हमें चीजें बता दीजिए, कुछ एजेड लोग जो अनजान लोगों को OTP बता देते हैं या इस प्रकार की चीजें कर लेते हैं, कुछ अनजान चीजें कर लेते हैं अपने मोबाइल में जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें साइबर फ्रॉड से बचने के लिए करनी चाहिए? पहला तो अपना OTP किसी को बताना नहीं है, और अनजान व्यक्ति को हमारा फोन देना नहीं है किसी भी चीज के लिए। और हमारा ऑटो डाउनलोड बंद हो, जैसे व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा आते हैं, व्हाट्सएप पे आ रहे हैं जो APK फाइल वगैरह आती है अननोन नंबर से, हमें लगता है कि शादी का कार्ड है या कोई इमेज है, हम उसको खोल के देखते हैं और APK फाइल इंस्टॉल हो जाती है। और इंस्टॉल होने के बाद आपको खुद ही नहीं मिलेगा कि आपके फोन में कहाँ स्टोर हो चुका है वो। हमारे पास कई बार आते हैं, फिर हमको ढूंढते हैं, उसको डिलीट भी आप आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की फोटो या कोई भी आता है इन्विटेशन, वो हमको रिसीव नहीं करना है, कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। तो इस प्रकार की कोई अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, और अननोन जो साइट्स होती हैं, जो डेंजरस साइट्स होती हैं, उन पे भी आपको विजिट नहीं करना है। जैसे mKavach एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करके आप देख सकते हैं कि आपके फोन में कौन से रिस्की ऐप चल रहे हैं, आपको शो कर देगा कौन से रिस्की है, कौन नॉन रिस्की है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम बताया ना? mKavach। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हाँ, ये प्ले स्टोर पे डाउनलोड होगा। हाँ, तो mKavach ऐप आप बिल्कुल सब लोग, मैं कहता हूँ कि आप डाउनलोड कीजिए। उससे हमें एटलीस्ट ये पता चल पाएगा कि चीजें हमारे मोबाइल में कौन से ऐप्स हैं जो हमारे ऑथराइज्ड नहीं है या जो हमारे लिए डेंजरस है जी। तो एक तो ये चीज हो गई है, और एक OTP वाली चीज हो गई है। अब इसमें एक चीज और होती है कि अब विभिन्न प्रकार की चोरियां चल रही हैं, तो आप जैसे कि थाने में पदस्थ हैं, तो एक वो चीज होती है कमोडिटीज में कार भी बहुत चोरी होती है। तो एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके, कोई व्यक्ति जो सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी कार लेता है, तो हम ऐसी कौन सी चीजें कर सकते हैं जिससे हम कार चोरी जैसी चीजों को या बाइक चोरी जैसी चीजों को बचा पाएं? शायद आपको वो किस्सा याद आ गया होगा जो मैंने आपको बताया था, एक गुना तक कार चोरी हुई थी, उसकी फुटेज मैंने देखी थी, इनको मैंने बताया था। एक बंदे की कार चोरी हो गई थी, तो जब एक मध्यम वर्गीय परिवार इस चीज को खरीदता है तो उसके लिए एक अमूल्य चीज होती है। तो उसको मेरा मानना ये है कि उसमें एक GPS लगवा लें, बहुत सस्ता सा होता है जिसको आप ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हर कार में GPS नहीं होता। जैसे फोर्ड की कार वगैरह में जो GPS पहले आ रहे थे,
अब वो नहीं है, तो नॉर्मल सुजुकी जो भी आप कार खरीदते हो उसमें जीपीएस लगवा लें, जिससे आपको आपकी कार का पता होगा, चोरी होने के बाद तो ट्रैक कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे अमूमन नहीं हो पाएगा ट्रैक। अगर एक बार किसी ने ले गया, अगर हाँ। असेंबल असावधानी, हमारी असावधानी से कार चोरी हो गई मान लीजिए, तो उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि हम मतलब उसमें जीपीएस इंस्टॉल करवा सकते हैं ताकि हम एटलीस्ट ट्रैक कर पाएं और जितनी जल्दी हो सके पुलिस को हाँ, सूचना क्योंकि दे आप पाएं। जल्दी सूचना दे देंगे तो वो जल्दी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमने जिस गाड़ी को पीछा किया था वो बहुत दूर तक चली गई थी और उसमें कोई जीपीएस नहीं था, उसको हम ट्रैक बहुत मुश्किल से कर पाए थे। तो यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी आसान हो जाती है यदि आप उसमें जीपीएस लगवा लेंगे। आपकी सुरक्षा आप खुद भी रख सकते हैं उन चीज़ों के लिए। जैसे मोबाइल का हमने बताया, mKवच ऐप डाउनलोड कीजिए, कार में जीपीएस लगवाइए, तो थोड़ी सी चीजें हम पुलिस पे भी निर्भरता हमारी थोड़ी सी कम होती है और पुलिस का कार्यभार भी थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें एक चीज है कार्तिक, मैं देख पाता हूँ कि आपका जो फिजिकल फिटनेस थी जब आपने तैयारी की थी उस समय पे अच्छी थी, और उसमें एक चीज की भूमिका होती है एनसीसी। तो मैं आज जानना चाहता हूँ कि एनसीसी में कैसे हम चीजें, एक तो एनरोल कैसे हों, उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेशन होते हैं और किन किन को एनरोल होना चाहिए, इस टाइप की चीजें मुझे बताइए, और उसका फायदा क्या होता है। जैसे एनसीसी ए, बी और सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं। जो ए जो सर्टिफिकेट होता है वो आप स्कूल में ही कर सकते हैं, बी और सी सर्टिफिकेट कॉलेज में आने के बाद ही होता है। तो मेरी हाइट भी बहुत कम थी और मुझे पता नहीं था कि पहले तो मुझे यही नहीं पता था एयर विंग, नेवी विंग और आर्मी विंग क्या होता है। उसके बाद मुझे कॉलेज में जाने के बाद ही पता चला कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। मैंने कॉलेज में एनरोल्ड हुआ, फिर मुझे किसी ने कहा था कि डीओसी सर्टिफिकेट करना है एनसीसी का, जिससे आगे जाके फ़ायदा मिलता है। तो उस समय मैंने नेवी एनसीसी चूज़ की थी। अब ऐसा होता है कि नेवी एनसीसी जो चूज़ करेगा उसको स्विमिंग आना चाहिए। उस समय मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी मेरे को लेफ्टिनेंट विनय गोखले सर है, उन्होंने मेरे को कंसिडर किया और मैं उसमें किया। बाद में मैंने स्विमिंग सीख ली थी वहाँ पे जाके। बीओसी सर्टिफिकेट के लिए आपको जब कॉलेज में एनरोल होते हैं तो फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन करना है। जब 2 साल का कोर्स होता है बी सर्टिफिकेट के लिए, जब बी सर्टिफिकेट कर पाते हैं जब ही सी सर्टिफिकेट कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ए सर्टिफिकेट नहीं किया तो बी सर्टिफिकेट कर सकते हैं, पर बी नहीं किया तो सी सर्टिफिकेट नहीं कर सकते। जी सर। तो ए तो मिनिमम है, स्कूल पे हो सकता है, लेकिन अगर यदि ए नहीं किया है तो बी किया जा सकता है। तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट था? मेरे पास, मैंने बी और सी सर्टिफिकेट किए हैं कॉलेज में जाने के बाद। सर्टिफिकेट सर किया, मतलब हाईएस्ट एनसीसी का आपने किया है। सी सर्टिफिकेट के। तो विद्यार्थियों को क्यों ज्वाइन करना चाहिए एनसीसी? आप अमूमन आप देखेंगे सर कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनको ये सारी चीजों में फोर्स में जाना है, वो ट्राई करते हैं कि इसमें जाए, क्योंकि सी सर्टिफिकेट करने के बाद आपको सीडीएस के एग्जाम देने के बाद जो एसएसबी देते हैं, आपको डायरेक्ट एनसीसी एंट्री हर साल जो होती है उसमें आपको बिना सीडीएस पेपर दिए हुए भी आपको एसएसबी देने का मौका मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज ये है कि सीडीएस एक बहुत बड़ा एग्जाम है, उसको क्रैक किए बिना आपको सीधे एसएसबी देने का डायरेक्ट एनसीसी डायरेक्ट एंट्री होती है, हर साल होती है, आप उसको दे सकते हैं, साल में 2 बार होता है, फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें मैंने सुना है कि जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर होते हैं उनके लिए कोई नंबर का क्राइटेरिया होता है? नहीं सर, आपको सीडीएस नहीं देना है, यही उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अदर एग्जाम्स में नंबर मिलते हैं? हाँ, अदर एग्जाम्स में मिलते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट अभी शायद देगी पुलिस में, बाकी मैंने दिल्ली पुलिस दिया है, उसमें मुझे एग्जाम में नंबर मिले थे। कितने? 5% नंबर मिलते हैं हर एग्जाम में। हर एग्जाम में, मतलब 100 एग्जाम का वो है तो आपको 5 नंबर एनसीसी मिलेगा। और ये तो हो गई हमें एग्जाम्स की बात की, हमें एग्जाम्स में फायदा मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से भी हमें अनुशासन, डिसिप्लिन आता है जीवन में। बिल्कुल, आपको टाइम पंक्चुअलिटी आती है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि जब आप कैंप वगैरह करते हैं तो सुबह 6 बजे बिसिल बजनी है, सुबह 6 बजे रोल कॉल में पहुंचना है तो पहुंचना है, लेट होना कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे। तो वो सारी चीजें हमें अनुशासन कैसे रखना है, उसका मोटो ही है, मोटो के हिसाब से चलना पड़ता है। डिसिप्लिन, यूनिटी, डिसिप्लिन रखना है, हमें सारी चीजें तरतीब से रखनी है। एकता और अनुशासन। हाँ जी। तो उसमें हमें एकता रखनी पड़ेगी, अनुशासन रखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से अगर आप कर सकते हैं तो हर बच्चे को एनसीसी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा कम थी। मैंने वहाँ की एक्टिविटी में गया, अपने आप ही हाइट बढ़ गई। जो मैं एक आर्मी के लिए मैं एक सही हाइट मेजर नहीं करता था, वो अपने आप ही वहाँ की एक्टिविटी में जाके हाइट बढ़ गई, वो मुझे भी नहीं पता। तो ठीक है, ये हमारी एनसीसी की बात रही है। और इसके अलावा एक चीज ये है कि पुलिस की जो तैयारी है, अब हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे वर्दी मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं वर्दी का चार्म जिसको बोलते हैं लोग, हर एक जो मर्द होता है जिसको कहते हैं ना, जो एक बताते हैं कि भाई हमें शक्ति जो दिखाना चाहते हैं, वो वर्दी का एक बहुत एक माध्यम होता है कि हम अपने आप को प्रदर्शित कर पाएं, या एक मैनलीनेस जिसको बोलते हैं कि भाई, तो हर एक व्यक्ति को वर्दी का चार्म रहता है। मतलब बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो वर्दी में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे की चीजें उन्हें नहीं पता रहती, उसके पीछे क्या जिम्मेदारियां हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? आबिर भाई, वर्दी के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि सिर्फ आप
आपको नहीं दिख रहे, आप जिस थाने में हैं, जिस क्षेत्र में, आपको वहाँ का डिसिप्लिन बना के रखना है, कोई भी चीज़ें गड़बड़ ना हो। लोगों को लगता है कि सिर्फ वर्दी मिल गई, वहाँ जाके बहुत सारा आपको टाइम आपको देना पड़ेगा, वहाँ की चीज़ों को देखना पड़ेगा, कोई क्राइम ना हो, कुछ होने वाला हो तो उसको पहले प्रेडिक्ट करना है कि यार यहाँ पे ऐसे दंगे होने वाले हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा। जैसे कि मैं थाने में हूँ तो मिनिमम मुझे 12 घंटे देने ही पड़ते हैं। उसके बाद अगर कुछ काम आता है तो बुला भी लेते हैं कि ये काम आ गया, आपको आना है। रात को जाने के बाद भी आपको सुबह ड्यूटी पे जाना पड़ सकता है, रात में कुछ क्राइम हो जाता है तब भी जाना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है उसमें। जैसे फेस्टिवल्स पे आपको सबको पता है कि पुलिस फेस्टिवल नहीं मनाती, बाद में ही मनाती है, तो आपको ये सेक्रीफाइस करने ही पड़ेंगे। तो एक चीज ये है कि वर्दी का चार्म अपनी जगह है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बहुत चार्म बड़ी। से बहुत बड़ी है। तो आप प्रतिबद्ध हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो पुलिस में जरूर जाएं और ध्यान रखें। कई लोग मैंने देखे हैं कि जो नौकरी में जाने के बाद जिनको बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि यार हम समय नहीं दे पा रहे चीजों को, तो ऐसा भी कई बार हम देखने को मिलता है। हाँ, वो देखने को मिलता है कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम हमारे फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा होता ही है, मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, पर ये आपको मेंटेलिटी बना के रखनी पड़ेगी। आप पुलिस में जा रहे हैं तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि पूरा समाज, पूरा देश ही मेरा परिवार है, हाँ जी। तो आपको उस हिसाब से अपनी मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि परिवार तो अपनी जगह पे है। देशभक्ति, जनसेवा, पहले देश के लिए काम करना है, फिर आप खुद के लिए काम करेंगे। ठीक है, पुलिस का मोटो ही है। और व्यक्ति पुलिस से डरता बहुत है, तो उसकी क्या एक चीज है कि पुलिस से व्यक्ति डरता है, मतलब बहुत ज्यादा कि यार पुलिस हमारे साथ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। क्योंकि मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और पुलिस में काफी लोगों को मेरे साथ परिचय है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। पर उसकी एक भ्रांति का कारण क्या है? कुछ होते हैं, उस वजह से ये सब चीजें फैल गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसा बिहेव आप चाहते हैं वैसा बिहेव करेंगे तो बिल्कुल आपको आउटपुट सही मिलेगा। जैसे कि हमारे पास कोई आएगा, बोलेगा, जैसे आपको लगता है कि ये पुलिस वाले ट्रैफिक चेकिंग वगैरह करते हैं, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये आपको हेलमेट पहन के चलना चाहिए, बाकायदा जो चल रहा है अभी, दोनों जन हेलमेट पहन के चलेंगे। ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। आपको गलत लगता है कि पुलिस ऐसा कुछ गलत करती है, आपकी सेफ्टी के लिए चीजें हैं। सेफ्टी के लिए चीजें हैं, तो आपकी सारी चीजें हैं, आपकी सेफ्टी के लिए चीजें होती हैं। और शोषण किसी का कोई नहीं करना चाहता। बस बाकी ये है कि कुछ ऐसे घटना हो जाती है जिसके कारण थोड़ी सी पुलिस बदनाम हो जाती है, परंतु ऐसा है नहीं। सुरक्षा के उसका काम है, सुरक्षा में ही जब आपके यहाँ कोई नहीं रहेगा तब आपके यहाँ पुलिस रहेगी। जब आपके यहाँ चीजें विपरीत परिस्थिति में चली जाएंगी तब आप पुलिस को कॉल करेंगे तो वो आपके साथ बाकायदा खड़ी रहेंगी। तो एक चीज यहाँ पर ये होती है कि हम वर्दी का चार्म जो है, वर्दी के चार्म के अलावा भी कई चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसमें एक चीज और है कि पुलिस की ट्रेनिंग, तो जो कि कांस्टेबल में आप लगे उसके बाद एक ट्रेनिंग का जो पर्पस होता है, तो उस ट्रेनिंग के बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। ट्रेनिंग हमारी तो 8 महीने की हुई थी, बाकी थोड़ा बहुत शेड्यूल चेंज हो जाता है। 9 महीने, एक साल जो चुनाव के टाइम पे था हमारा, इसलिए 8 महीने की हुई थी। मेरी पीटीएस तिगरा ग्वालियर में हुई है। तो ट्रेनिंग टाइम में आपको पीटीएस, सबसे पहले तो पीटीएस का बता दीजिए, पीटीएस क्या होता है? पीटीएस एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता है सर। पीटीसी, पीटीएस, पीटीसी इंदौर है, जो यहाँ पे महिलाओं को ट्रेनिंग कराई जाती है। पीटीसी इंदौर है, अपना भौरी भोपाल है, ग्वालियर है, रीवा है, सागर है, मकरोनिया, इन सब जगह पे पुलिस की ट्रेनिंग कराई जाती है सर। तो यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, तो इन सब 1 साल का जो ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का, हमें वहीं रहना पड़ता है क्या पूरा? जी सर, बिल्कुल वहीं रहना है। संडे को आउटपास मिलता है आपको। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। और उस ट्रेनिंग पे हमें स्टाइपेंड मिलता है, मतलब हाँ बिल्कुल, आपको तनख्वाह जो होती है वो बेसिक पे मिलता है, उसमें महंगाई भत्ता वगैरह नहीं जुड़ता है। तो बेसिक पे मिलता है और 1 साल की लगभग ट्रेनिंग होती है। हाँ, ये सब चीजें, हाँ, हमको 1 साल तक मतलब उस ट्रेनिंग सेंटर में रहकर पूरी एक्टिविटी करनी पड़ती है। आपको पूरा सिखाया जाता है कि आपको फील्ड में जाके क्या करना है। आपको पीटी कराएंगे, परेड कराएंगे, जो सब जगह होता है। उसके बाद आपको कानून की पढ़ाई भी, जैसे कि क्लासेस वगैरह होती है, उसमें सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह और थाना प्रबंधन वगैरह सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं ताकि आप जब थाने के स्तर पर पहुंचे तो आप अच्छे से एक पुलिस कर्मी का कर्तव्य निभा सकें। व्यक्ति की इतनी लंबी यात्रा रहती है, कार्तिक भाई की भी बहुत लंबी एक यात्रा रही है और वर्तमान में भी यात्रा चल रही है और मेरे ख्याल से अनवरत चलती ही रहेगी। जीवन में हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो हर बार मैं हर व्यक्ति से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि उस यात्रा में उनके मित्रों की कितनी भूमिका रही? जब कोरोना काल आया उसके पहले हम लोग स्कूल फ्रेंड थे सारे, 6-8 लोग जो भी थे, वो 12th के बाद हम लोग अलग अलग पढ़ने चले गए थे। कोरोना के बाद सब लोग जब घर वापस आए, उसके बाद जैसे आयुष भाई ने कोरोना काल में, जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, कुछ 2-3 चीजें हमारे साथ ऐसे हुई थी कि हम लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे। जब आयुष हमारे घर आए, उन्होंने हमको एमपी पढ़ाया, उन्होंने चीजें कही कि ये सब चीज से डाइवर्ट होकर अपने को पढ़ाई भी करनी है। उन्होंने मुझे एमपी पढ़ाया। उसके बाद जब कोरोना हटा तो हम सब लोगों ने मिलकर लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। मेरा दोस्तों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, जिन्होंने मुझे सब चीजों से निकाला। एक बार तो ऐसा हो गया था, जैसे कि आपने जाकिर खान की एक चीज, उन्होंने एक लिखा था, मैं शून्य पे सवार हूं करके, ऐसा कुछ कोड लिखा था।
उसमें मैंने एक बार 2022 में, शायद 2 फरवरी की बात है, मेरा जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मैंने मेरा खुद का सुसाइड नोट लिखा था कि ऐसा ऐसा करके जो भी करके उसमें लिखा हुआ है मेरे पास। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। आयुष हैं, इनके बड़े भाई पीयूष भैया हैं, इन्होंने चीज़ों को समझाया कि अगर व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अपने साथ ओवर थिंकिंग इतनी करता है कि वो कुछ भी कदम उठा सकता है, इसलिए किसी को भी अकेले नहीं छोड़ना है। इन्होंने वो मुझे सिखाया। हर्षित भाई है, उन्होंने भी, मतलब वो तो हमारी फील्ड से अलग थे, उसके बाद भी उन्होंने का सपोर्ट रहा। आदित्य भाई हैं, इन लोगों ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है। नॉडी है, नॉडी ने भी बहुत कुछ सिखाया। मयंक भाई हैं, जो उनके यहाँ वो इंदौर रहते थे। जब मैं पेपर देने गया था एनटीपीसी का, मैंने बंदे को बोला कि मुझे छोड़ के आना है। भाई को मैंने उठाया तो भाई बेड से उठने के पहले आधे घंटे बेड पर बैठे बैठे पढ़े हैं, उसके बाद मुझे छोड़ने गए थे। मैं गाली देंगे सुन के। अब वो तो ठीक है। तो भाई ये है कि भाई व्यक्ति है, कुछ ना कुछ व्यक्ति दोस्तों का हमेशा रोल रहता है। मैं कहता हूँ कि वही जो सिद्धू ने भी बात कही थी और मैं भी कहता हूँ कि तनाव की एक दवा होती है दोस्त। और दोस्तों के साथ रहिए आप। और वही बात है कि आप कितने स्तर पे हम बता सकते हैं आपके 4 दोस्तों का नाम जानकर। तो ये सब चीजें हैं, आप अच्छे सर्कल में रहिए, अच्छे दोस्तों से मिलिए, अच्छी जगह उठिए बैठिए। विद्यार्थी हैं तो लाइब्रेरी जाइए, काम कर रहे हैं तो अपना काम अच्छे से कीजिए और हमसे मिलते रहिए। बाकी जिंदगी चल रही है अच्छे से। ठीक है कार्तिक भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके।